हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गिरधारी लाल यादव और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा में। मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस चैप्टर पढ़ाऊंगा आज। रेशियो एनालिसिस देखो क्या होता है रेशियो एनालिसिस। मान लो कोई भी बिजनेस है या कोई कंपनीज है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी लेनी होती है, कोई भी सूचना लेनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे बैलेंस शीट देखा हमने, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, तो उससे हमें उसकी जानकारी तो मिलती है, लेकिन हमें उससे सीमित जानकारी मिलती है। उससे हमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलती है कि एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर हम उस बिजनेस की हमें डीपली जानकारी लेनी है तो हमें क्या करना होगा, उस रेशियो का एनालिसिस करना होगा कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, कितना वो प्रॉफिट कमा रही है सेल पर, कैपिटल जो एम्प्लॉयड लगी हुई है उस पर कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसका जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, और उसके अलावा उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी बिजनेस में क्या एफिशिएंसी या किस एफिशिएंसी पर वो काम कर रही है, ये चीज़ें हमें जाननी है। या हमें जानना है कि उसकी वो शॉर्ट टर्म में अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उसको टाइमली पे कर सकती है या नहीं कर सकती। अब ये चीज़ें हमें क्या है कि बैलेंस शीट तो प्रोवाइड करवाती नहीं कि वो अपने जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको टाइमली पे कर रही है या नहीं कर रही। ये हमें पता लगता है जब हम कुछ एनालिसिस करते हैं, और वो एनालिसिस किससे होगा, वो होगा रेशियो से। क्योंकि रेशियो क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच में या दो चीज़ों के बीच में क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है ना। तो हम रेशियो एनालिसिस करेंगे तो हमें उसकी जानकारी मिलेगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, उसकी एफिशिएंसी की, है ना, उसकी सोल्वेंसी कैपेसिटी के बारे में जानकारी मिलेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं। अब देखो इस चैप्टर में काफ़ी सारे रेशियो हैं, अराउंड 25 से लगभग 30 तक काफ़ी रेशियो हैं। तो उनको 4 टाइप्स में क्लासीफाई कर रखा है ना। तो हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स में उसको क्लासीफाई कर रखा है। जो फर्स्ट टाइप है वो है लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा जो टाइप है क्लासीफाई कर रखा उसमें दूसरा टाइप है वो है लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। लीवरेज अवर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। थर्ड जो टाइप है वो है एक्टिविटी रेशियो। और फोर्थ टाइप है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 4 टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर रखा है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो, है ना। लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे। अब देखो लिक्विडिटी रेशियो में वर्ड आ रहा है लिक्विडिटी, और ये लिक्विडिटी जो वर्ड है वो बना है लिक्विड से बना है। अब आप बताओ लिक्विड क्या होती है। आपने 10th में साइंस में पढ़ा होगा लिक्विड क्या होती है। लिक्विड होती है जिसकी कोई शेप नहीं होती परमानेंट, या फिर उसकी जो शेप है ना वो चेंज हो जाती है ना, तो वो लिक्विड होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिक्विड किसे कहेंगे, तो यहाँ पर हम शेप नहीं लेंगे साइंस की जैसे, हम शेप की जगह लेंगे वैल्यू। क्योंकि एफएम में जो भी चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू होती है ना। जैसे आप देखो कोई भी चीज़ देखो, फिक्स असेट देखो, मशीनरी, डेटर्स, बैंक, कैश, सबकी क्या होती है, वैल्यू दी होती है। तो यहाँ पर हम शेप की जगह क्या लेंगे, वैल्यू, यानी कि जो जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो लिक्विड है। अब किसकी चेंज होती है वैल्यू, सबसे ज़्यादा यदि कोई है चेंज होने वाला तो वो है कैश है। कैश की वैल्यू चेंज होती रहती है, हर ट्रांजेक्शन में कैश चेंज हो जाएगा, है ना। तो केस, लेकिन क्या केस ही लें, पर सिर्फ एक केस लेंगे तो हम फिर रेशियो एनालिसिस कर ही नहीं सकते। क्योंकि रेशियो एनालिसिस के लिए 2 चीज़ें होना जरूरी है ना। 2 के बीच में एक रिलेशन बताता है केस रेशियो, है ना। 2 के बीच में क्या रिलेशन है, 2 आइटम्स के बीच में। तो केस तो नहीं ले सकते, कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट ले लेंगे, या जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है उन चीज़ों को हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर इस लिक्विडिटी रेशियो में जो लिक्विडिटी है उससे संबंधित रेशियोज आएंगे, ठीक है। अब इसमें हम पहला जो रेशियो लेंगे वो लेंगे हम करंट रेशियो। इसका जो रेशियो है इसमें 3 टाइप के रेशियो है, 3 टाइप्स के। फर्स्ट जो है वो है करंट रेशियो, है ना। अब जैसे मैंने बताया रेशियो का मतलब 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन बताएगा। ये 2 चीज़ें कौन सी होगी, करंट होगी दोनों चीज़ें, है ना। नाम से देखो स्पष्ट हो रहा है, रेशियो 2 चीज़ें होंगी, 2 एलिमेंट होंगे, और कौन से होंगे, करंट होंगे, करंट टाइप के। अब क्या लोगे आप करंट, 2 चीज़ें, एक तो लेंगे असेट्स और एक लेंगे लाइबिलिटी, है ना। असेट्स और लाइबिलिटी के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, लेकिन दोनों ही कैसी होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए करंट रेशियो में। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट असेट्स
करंट एसेट्स और अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, ये रेशियो हो जाएगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब आपको पता है करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लाइबिलिटी क्या होती है ना, आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं मैं आपको, करंट एसेट्स क्या होती है, जो चेंज होती रहती है ना, ये जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है वही होती है करंट एसेट्स। जैसे लाइक कैश, कैश तो ऑलरेडी कैश ही है, या फिर बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, इधर शायद कैप्चर नहीं हो रहा होगा, सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, ये क्या है, कैश, बैंक। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कोई भी शेयर वगैरह हो सकता है कोई, तो उसको क्या होता है, मार्केटेबल है, मार्केट में आप तुरंत उसको सोल्ड कर दोगे तो कैश में आ जाएगी। और क्या हो सकती है जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, डेटर्स है, डेटर्स किस में हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल है, बीआरस है, स्टॉक है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है। तो ये चीज़ें हैं ना, ये क्या होती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है विद इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर अंदर ये क्या होती है, कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कन्वर्टेबल है, ये इसलिए इसका मतलब ये करंट एसेट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक आती है करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में वही 1 ईयर के अंदर अंदर पे कर दी जाती है, जो भी लाइबिलिटी हमारी है वो 1 ईयर के अंदर पे कर दी जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, करंट लाइबिलिटी कहते हैं। अब लाइबिलिटी तो बिजनेस में और भी होती है, जैसे मान लो डिबेंचर इश्यू कर दिया तो वो भी लाइबिलिटी है ना, एक उसका निश्चित टाइम बाद में हम रिडेम्पशन करेंगे, है ना, तो वो भी लाइबिलिटी है, लेकिन वो क्या है, करंट लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसका 1 ईयर में आपको पेमेंट नहीं करना होता है। आपने बैंक से लोन लिया है ना, शॉर्ट टर्म लोन, तो वो भी करंट लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन लिया है लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर जा रही है, तो वो भी क्या है, करंट लाइबिलिटी है। विद इन 1 ईयर के अंदर आपको पे करना होता है। जैसे सपोज दैट क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल है ना, बिल्स पेबल आ जाएगा। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, और बैंक लोन है, बैंक शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ये सारी चीज़ें क्या आती है हमारे, टैक्स प्रोविजन है, डिविडेंड वगैरह होता है वो पे करना होता है, तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। अब इसमें चेंजेस होता रहता है ना। क्रेडिटर्स भी, यदि हमने परचेज कर लिया, गुड्स परचेज कर दिया तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, और क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, है ना, लो हो जाएंगे। ऐसे ही बीपी हमने और एक्सेप्ट कर ली तो बीपी क्या हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगी। बीपी हाई का मतलब वो नहीं है जैसे बीपी हाई जो मतलब हेल्थ में होती है, वो बीपी हाई नहीं है, यहाँ पर है मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, यहाँ पर है बिल्स पेबल। ये बिल्स पेबल क्या हो जाता है, हाई हो जाएगा, और यदि बिल्स पेबल का आपने पेमेंट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इंक्रीज डिक्रीज इनमें होता रहता है। ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ये सारे हैं, तो ये क्या आती है, करंट लाइबिलिटी, और ये करंट एसेट्स। अब इसका जो आइडियल रेशियो है ना, आइडियल रेशियो एक आदर्श अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1, 2:1 इसका आइडियल रेशियो होना चाहिए। यानी कि आपके पास में यदि करंट लाइबिलिटी 1 रुपीज़ है तो आपके पास में करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। करंट लाइबिलिटी से करंट एसेट्स डबल होनी चाहिए, ताकि पेमेंट करने में कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि करंट लाइबिलिटी का हमें पेमेंट करना होता है 1 ईयर में। हमारे पास में करंट एसेट्स डबल है तो पेमेंट में कोई इश्यू नहीं आएगा, टाइमली पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक आइडियल रेशियो होता है। अब अगर इससे किसी फर्म का जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो, यदि आइडियल रेशियो से उसका रेशियो ज़्यादा आ रहा है, सपोज दैट 3:1 आ गया, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी 1 रुपीज़, उसके बदले आप 3 गुना आप करंट एसेट्स रख रहे हो, है ना, क्योंकि पेमेंट तो करंट एसेट से होता है ना, कैश में कन्वर्ट हो जाती है, कैश से पेमेंट होता है, फिक्स एसेट से तो हो नहीं सकता, है ना, कि कोई क्रेडिटर आया और आपने कहा कि ये लो जी, ये बिल्डिंग है, ये ले जाओ, फर्नीचर ले जाओ, है ना, वो तो लेगा नहीं, उसे तो क्या चाहिए, कैश चाहिए, है ना। तो कैश किस में होता है, करंट एसेट्स में। तो आपके पास में 3 गुना करंट एसेट्स रखिए तो पेमेंट की कोई समस्या नहीं आने वाली है। उस फर्म से आप कोई भी ट्रांजैक्शन आसानी से करोगे तो वो पेमेंट आपको टाइमली पेमेंट हो जाएगा वहाँ पर 3 गुना। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी, एक इसमें दिक्कत इस बिजनेस की बता रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम्स वो है कि यहाँ पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित होगी। प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि उसका प्रॉफिट तो कम होगा ना। मान लो कि उसके पास में पैसे थे, अब उसने पैसे फिक्स असेट्स में न लगा करके अपने पास में कैश में रखा, है ना, कैश में अपने पास में करंट जो चीज़ें होती हैं उनमें रख रखा है पैसा, बैंक में ज़्यादा बैलेंस है, कैश ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा पैसा लगा, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कम किया है ना, क्योंकि फंड तो लिमिटेड होते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम किया तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इससे गिरेगी, आपका प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित होती है जिस बिजनेस में ये ज़्यादा होती है करंट असेट्स। अब अगर बात करें रेशियो हो 1:1
1:2 अगर उल्टा हो जाए तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर पेमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास में लाइबिलिटी तो 2 रुपीज़ की है और आपके पास में पेमेंट करने के लिए असेट्स है वो है 1 रुपीज़ कम है, तो यहाँ पर पेमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट भले ही इनका ज़्यादा हो, प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो पढ़ेंगे उसमें अलग है, क्योंकि कोई भी हम एनालिसिस करेंगे किसी भी कंपनी का तो एक रेशियो से उसे जज नहीं कर सकते। हो सकता है जैसे हमने यहाँ पे देखा 3:1, अब हो सकता है यहाँ पर है ना ये इसका पेमेंट में कोई समस्या होगी, लेकिन समस्या नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से गिरेगी। अब इस रेशियो है, इस रेशियो में पेमेंट टाइमली नहीं हो पाएगा, जो भी उसके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है उसको वो टाइमली पे नहीं कर पाएगी इस स्थिति में, क्योंकि उसके पास में लाइबिलिटी 2 रुपीज़ के है और उसके पास में एसेट्स कितना है 1 रुपीज़ है, तो टाइमली पेमेंट होगा क्या, नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन हो सकता है वो प्रॉफिट अच्छा कमा रही हो, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखें तो अच्छा प्रॉफिट हो, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे को फंड को कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट कर रखा होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है ना। तो इसके 2 कारण होते हैं, अगर कम है तो इससे क्या होगा, उसकी जो शॉर्ट टर्म पे करने की कैपेसिटी है वो क्या है, कमजोर है। ठीक है, ये आइडियल रेशियो से हम जज करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया आपको करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी की आपकी लाइबिलिटी ये पे करनी है, उसके बदले आपके पास में एसेट्स कितनी है। अब इसके बाद में जो दूसरा रेशियो है वो हम देखते हैं, जो दूसरा रेशियो है वो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, अब यहाँ पर देखो रेशियो है वही 2 चीजें आएगी कंपेरिजन, कौन कौन सी आएगी, वो आएगी क्विक, दोनों, एक आएगी क्विक असेट्स और दूसरी आ जाएगी क्विक लाइबिलिटी, है ना। आनी तो क्विक लाइबिलिटी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज। अब देखो करंट लाइबिलिटीज क्यों लिखेंगे, उसका रीजन ये है कि लाइबिलिटी का मतलब हमको पे करना है, हमारे लिए दायित्व है, हमें पे करना है। तो असेट्स में तो हम देखते हैं कि कौन सा असेट्स फास्टली हमारे पास में आ रहा है करंट के रूप में कन्वर्ट होके, और कौन से में टाइम लग रहा है। लेकिन लाइबिलिटी में हम ऐसा नहीं सोचते, लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी होती है, पे करना ही है, चाहे से उसको फास्टली करो चाहे से देरी से करो, क्योंकि क्विक का मतलब क्या होता है, फास्टली असेट्स, ऐसे ही क्विक लाइबिलिटी मतलब फास्टली जो पेमेंट कर सके। तो लाइबिलिटी में ऐसा क्यों सोचना है कि इसको जल्दी पेमेंट करना है, इसको बाद में करना है, ऐसा नहीं सोच सकते ना, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था प्रूडेंट कंसेप्ट, जिसको हिंदी में रूढ़िवादिता बोलते हैं। उसमें ऐसे था कि जो भी इन फ्यूचर में यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने की संभावना है, तो उसको आप इग्नोर कर दो, होगा तब देखेंगे, होगा तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यदि फ्यूचर में आपको लॉस होने की संभावना, आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो आज ही उसका प्रोविजन बनवा लो। आप देखते हो बैड डेबिट्स होता है, बैड डेबिट्स जो होते हैं उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं ना डेटर्स में, तो वो क्यों बनाते हैं, उनको इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप मानते हो कि आपने जो भी सेल की है डेटर्स है, उसमें से इतने लोग तो पैसा देने वाले हैं नहीं, वो तो डूबने वाले हैं पैसे, तो उसका बैड डेबिट्स बना लेते हैं, प्रोविजन आज ही बना लेते हैं। आपको लगता है, जरूरी नहीं वो हो, लेकिन आपने प्रोविजन बना लिया। ऐसे ही हम जो भी लॉसेस होते हैं इन फ्यूचर उनका प्रोविजन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लाइबिलिटीज़ है, इसमें भी हमें अगर पे करना है, हमें अगर पे ही करना है हमें, तो उसमें ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि इसको पहले इसको बाद में, सब कुछ पे करना है आपको। इसीलिए जो भी क्विक लाइबिलिटी है वो न लेकर के हम करंट लाइबिलिटी यहाँ पर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं क्विक लाइबिलिटी में क्विक लाइबिलिटी जो भी करंट लाइबिलिटी होती है सारी की सारी ही क्विक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें सभी को टाइमली पेमेंट करना होता है। जिसको टाइमली पेमेंट नहीं करना हो सकता है, ऐसी लाइबिलिटी कौन सी होगी, वो है ना क्विक लाइबिलिटी नहीं होगी। करंट लाइबिलिटी तो है लेकिन वो क्विक लाइबिलिटी नहीं होगी। तो 2 चीज़ें होती हैं जिसका हम कह सकते हैं कि उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। एक तो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक, और एक कैश क्रेडिट, सीसी, कैश क्रेडिट। तो इन दोनों चीज़ों में क्या होता है कि कोई टाइम की बाउंडेशन ऐसे नहीं होती जनरली कि फिक्स इस टाइम पे आपको पेमेंट करो। तो ये 2 चीज़ें क्या है, ये क्विक लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि इनको फास्टली पेमेंट की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब आपको देखना है कि ये क्विक असेट्स कौन सी होती है ना, क्विक असेट्स जो फास्टली केस में कन्वर्ट हो जाए वो होती है क्विक असेट्स। तो अब देखो जो भी करंट असेट्स होती है उनमें से हम देखेंगे कि कौन सी फास्टली कैश में कन्वर्ट हो रही है। कैश है, कैश तो ऑलरेडी कैश ही है ना, तो ये तो इसको कन्वर्ट की आवश्यकता नहीं है। बैंक है, बैंक कैश में कन्वर्ट हो सकता है या बैंक से भी पेमेंट हो जाता है ऑनलाइन। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, ये भी क्या है, ये भी क्विक असेट्स है, क्योंकि मार्केट में ये सोल्ड हो जाएगी। ठीक है, मार्केट में सोल्ड हो जाएगी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज तुरंत बेच देंगे जब भी पैसे की आवश्यकता होगी, तो इससे भी हम फास्टली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें डेटर्स।
डेटर्स, तो इनसे क्या, डेटर से भी क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। ठीक है, तो कैश आ रहा है हमारे पास में, फास्टली आ रहा है कैश। बिल्स रिसीवेबल BR, बिल्स रिसीवेबल से भी क्या होता है, कैश हमें मिल जाता है। तो ये भी क्या है, क्विक असेट्स है। स्टॉक, स्टॉक क्विक असेट्स नहीं है। स्टॉक करंट असेट्स तो है लेकिन क्विक असेट्स नहीं है। क्यों नहीं है, इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो क्या है, पहला रीजन तो क्या है कि स्टॉक का हमें पता नहीं कि वो स्टॉक कैसी स्थिति में है। हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल ही स्थिति में हो सकता है कि उसमें वो वर्किंग प्रोग्रेस की स्थिति में हो, है ना, रॉ मटेरियल की स्थिति में हो, या WPI की स्थिति में हो, या फिर किसी स्थिति में हो वो फिनिश गुड्स FG फिनिश गुड्स की स्थिति में हो। तो इसका ये तो पता नहीं है, और अगर पता भी है तो ये नहीं पता है कि वो कब बिकेगा और कब पैसे आएंगे, कितने टाइम बाद में डेटर्स पैसा देंगे। हो सकता है बिल्स रिसीवेबल से बिल्स रिसीवेबल दे, फिर उसको बैंक से हमें करवाना पड़ेगा डिस्काउंटिंग, तो इसमें टाइम लगेगा। कोई टाइम का फिक्स नहीं है ना, टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं, टाइम फिक्स नहीं है, पता नहीं कितने दिन लगे। तो इसको हम फास्टली मान सकते हैं कि फास्टली पेमेंट हो जाएगा, है ना, नहीं हो सकता ना, तो ये क्विक असेट्स नहीं है। दूसरी एक इसमें ये है कि इसकी सेलिंग प्राइस पता नहीं, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बिकेगा ये हमें थोड़ी पता है, वो तो बिकेगा तब पता लगेगा कि उस पर कितना हम प्रॉफिट हमें हुआ उस पर, तो सेलिंग प्राइस भी पता नहीं। इसलिए इसको क्या करें हम, इसको करंट असेट्स तो मानेंगे लेकिन इसको हम क्या मानेंगे, क्विक असेट्स नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हम नहीं मान सकते स्टॉक को। और आइटम देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज यहाँ लिखता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेज। अब ये भी हमारी एसेट्स होती है, करंट असेट्स होती है, क्योंकि इसका हमने क्या कर दिया, इसका पेमेंट हमने कर दिया और इसके बदले भी काम नहीं लिया, तो इसके बदले अब हमें क्या मिलेगा, काम मिलेगा, सर्विस मिलेगी, तो इससे तो कैश मिलेगा ही नहीं, है ना। जैसे हम देख रहे हैं कि कैश में सब कन्वर्ट हो रही है, ये कैश में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ये हो सकता है कि लॉन्ग टाइम बाद में ये स्टॉक तो कैश में हो जाए, लेकिन ये तो लॉन्ग टाइम क्या कभी नहीं होगा, ये तो, है ना, अगले जन्म में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि क्विक असेट्स कौन सी होती है, सारी करंट असेट्स ही क्विक असेट्स होती है। दो चीज़ों को लेस करना है, एक तो स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्विक असेट्स का, क्विक असेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा करंट असेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दो चीज़ों को, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दो चीज़ों को आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के लेस कर देना है। करंट असेट्स में से ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, लेस करनी है आपको। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, क्विक असेट्स आ जाएगा, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब इसका आइडियल रेशियो क्या होता है, इसका आइडियल रेशियो इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। आपके पास में करंट लायबिलिटी 1 रुपीज़ है, तो क्विक असेट्स भी आपके पास में कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये इसका आइडियल रेशियो होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि सर जब हमें जो करंट रेशियो है उससे ये पता लग रहा है कि जो कंपनी है वो अपने शॉर्ट टर्म में अपने जो भी ऑब्लिगेशन है उनको पे करने की कैपेसिटी रखती है या नहीं रखती है, उससे हमें पता लग जाता है, क्योंकि उसका आइडियल रेशियो क्या था 2:1। अब उससे हमें पता लग जाता है कम है या ज़्यादा है, तो हम उससे एनालिसिस कर लेंगे। तो फिर इसकी कहाँ आवश्यकता पड़ रही है क्विक असेट्स की, तो इसकी आवश्यकता यहाँ पड़ रही है कि फास्टली पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। करंट असेट से ये क्या है, इस यहाँ पर फास्टली पेमेंट की बात हो रही है कि विद इन एक शॉर्ट नोटिस में, बहुत ही कम समय में उस फर्म की या कंपनी की पे करने की क्या कैपेसिटी है। सपोज दैट मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स है 1 लाख के, तो टोटल करंट लायबिलिटी CL करंट लायबिलिटी 1 लाख की होगी। और यहाँ पर असेट्स में है कैश 50,000 और एक मैं लेता हूँ स्टॉक 1,50,000, तो ये कितना हुआ 2 लाख। ये दिख रहा है यहाँ पर, देखो कैश 50,000 है और स्टॉक है 1,50,000। शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा पास में लिख देता हूँ। कैश 50,000 और स्टॉक 1,50,000, ये कितना हुआ 2 लाख की। अब देखो करंट असेट्स कितनी है 2 लाख, करंट लायबिलिटी क्या है 1 लाख। रेशियो निकालेंगे, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख,
रेशियो कितना आया 2:1। यही एक आइडियल रेशियो होता है। ये रेशियो हमें ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट है उसकी स्थिति अच्छी है, वो अपने जो पेमेंट है उसको टाइमली पे कर सकेगी, है ना। लेकिन आप बताओ, ये बताओ कि अगर ये क्रेडिटर्स है इनकी 1 मंथ की भरी थी, 1 मंथ का इनका पीरियड था, 1 मंथ में हमें पेमेंट करना है, यानी कि क्रेडिटर पेमेंट पीरियड 1 मंथ है, 1 मंथ में हमें पेमेंट करना है। और यहाँ पर हमारा जो से स्टॉक था उसका जो कन्वर्जेशन पीरियड था वो था 2 मंथ, यानी हमारा जो स्टॉक आया फिर उसके बाद में WPI में बना, फिनिश गुड्स बना, डेटर्स को दिया, फिर वहाँ से कैश हमें मिला, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जिसको हम बोलते हैं वो 2 मंथ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे आप बताओ कि क्या पेमेंट हो सकता है टाइमली, क्योंकि क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है 1 लाख का, कितने महीने में, 1 महीने में। अब हम 50,000 तो अभी ऑन द स्पॉट अभी कर देंगे पेमेंट, 50,000 का तो कैश है, लेकिन स्टॉक हम दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, और इनको कन्वर्ट होने में 2 मंथ लगेंगे, जबकि इसको पेमेंट कितने महीने में करना है, 1 महीने में। तो ये रेशियो तो हमें बताता है कि टाइमली पेमेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि टाइमली पेमेंट नहीं हो सकता ना, इसीलिए हम दूसरा रेशियो देखते हैं कि फास्टली पेमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो हम पता लगाते हैं क्विक रेशियो से, ठीक है। इसीलिए हम क्विक रेशियो जज करते हैं। और क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर क्विक एसेट्स में क्या लेंगे, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करने हैं। स्टॉक 1,50,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 2 लाख में से 1,50,000 गए तो 50,000 बचेगा आपके क्विक एसेट्स। और करंट लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख की, तो ये कितना हुआ 0.50:1। अब ये रेशियो हमें बता रहा है कि यहाँ पर टाइमली पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि आइडियल रेशियो कितना है 1:1, इससे ये कम है, तो ये हमें बता रहा है, और वही स्थिति वास्तव में हो रही है। तो इससे हमें पता लगा ना, तो वास्तविक स्थिति कौन बता रहा है, क्विक रेशियो से हमें और भी एक्चुअल स्थिति पता लगी है ना, ठीक है। तो ये करंट रेशियो, ये क्विक रेशियो पढ़ लिया। अब इससे भी हम और भी एक फास्ट रेशियो पढ़ेंगे, जिसमें ऑन टाइम जब भी डिमांड हो तब पेमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हम देखेंगे। उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, थर्ड टाइप रेशियो का। लिक्विडिटी रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें ऐसे एसेट्स लेंगे जो ऑलरेडी कैश ही है या कैश इक्विवेलेंट है। तो वो कौन कौन सी आती है, एक तो आएगा कैश, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कैश प्लस एक आता है बैंक, और एक आता है आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और डिवाइड करेंगे किससे, करंट लायबिलिटी से, करंट लायबिलिटीज। और इसका आइडियल रेशियो क्या होता है, आइडियल रेशियो इसका होता है 0.50:1, यानी कि आपके पास में यदि 1 रुपये की करंट लायबिलिटी है तो 0.50 जितनी आपके पास में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी और बैंक, क्योंकि इनसे ऑन डिमांड जब भी डिमांड होगी तभी इनसे पेमेंट हो जाएगा, है ना। तो आपके पास में 1 रुपये की यदि करंट लायबिलिटी है तो 0.50 आपके पास में होनी चाहिए, कम से कम आधा तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो ऑन डिमांड पे हो जाएंगे। अब लायबिलिटी तो एक है, ज़्यादा है करंट लायबिलिटी, लेकिन करंट लायबिलिटी सारी ही एक टाइम पे थोड़ी पे होती है ना, उसमें एक टाइम लगता है। तो तब तक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में हम देखते हैं ना, दूसरी जैसे स्टॉक डेटर है तो वहाँ से कैश में कन्वर्ट होती रहती हैं, तो इससे ये पेमेंट हो जाता है। तो ये आइडियल रेशियो 0.05:1 होता है, ठीक है। तो आज हमने देखा लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और YouTube पर ये मेरी पहली क्लास है, बताना कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।